गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर, जो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया था परिचय, यानी पहली वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो समझाया गया है, जिसे आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो इसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन से आगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, यानी हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें जो रासायनिक पदार्थ किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनका निर्माण होता है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती हैं, तो उनके निर्माण में कुछ नियम काम करते हैं जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के मुख्यतः 5 नियम हैं और उन 5 नियम में आज हम केवल डिस्कस करेंगे शुरू के 2 नियम। तो पहले 5 नियम हैं कौन कौन से। हमारा पहला नियम है जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा जो नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा जो नियम है वह है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ नियम है वह है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसके बाद 5वां नियम है वो है गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। यानी हम देखेंगे 5 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम और चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम और 5वां हमारा है गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। तो इन नियमों में हम देखेंगे जो पहले जो 2 नियम हैं, यानी आपका पहला नियम क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस तरह से काम करता है, यानी इसका क्या अभिप्राय है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम और इसके बाद हम समझेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो आज हम केवल 2 नियमों का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम बात करें तो इसमें शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह नियम हमें बता रहा है कि जो द्रव्यमान है पदार्थ है वह संरक्षित रहता है। यानी यह नियम जो हमारा है वह यह बताता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, यानी यह हमेशा स्थिर रहता है। जैसा कि यह हमारा नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सेम यहाँ पर भी जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि जो पदार्थ है
उसको उत्पन्न नहीं कर सकते या नष्ट कर सकते, बस उसे क्या कर सकते हैं, उसे दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, जैसे CH4 ये हमारा मैथेन है, इसकी क्रिया में कराऊँ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बन जाएगा 2H2O + C। यहाँ पे देखेंगे ये हमारी मैथेन है, मैथेन की क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, यहाँ पे जल बन रहा है और कार्बन, तो हम इसका द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, इसका परमाणु भार, और हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ 4 हाइड्रोजन के तो 4 हुआ, यहाँ पे टोटल। इसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, तो 2 ऑक्सीजन का हुआ 32। अब इन सबको हम ऐड कर दें, देखेंगे 12 और 4 कितना हुआ, 16 और 32, यानी टोटल हुआ 48, यानी इन सब का द्रव्यमान है वो है 48 है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैथेन ऑक्सीजन का जितना द्रव्यमान है इन दोनों का टोटल भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 में 4, तो हाइड्रोजन का 4 हुआ, और इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और एक ऑक्सीजन का होता है कितना होता है, 16, तो दोनों ऑक्सीजन का हुआ 32। इसके बाद देखेंगे एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो यहाँ पर भी हम टोटल करेंगे तो 32 और 4 कितना हुआ है, 36, यानी 36, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो इनका टोटल भी हमारा 48 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हुई, यहाँ पे मैथेन और ऑक्सीजन इन दोनों का जितना द्रव्यमान है उतना ही जल और कार्बन का द्रव्यमान है। यानी इन दोनों पदार्थों ने इन 2 नए पदार्थों का निर्माण किया, लेकिन उनका द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह सिद्धांत क्या कह रहा है कि द्रव्यमान कैसा रहता है, उसे बदल नहीं सकते, यानी पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यही हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला हम समझेंगे सेकंड नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। यानी आपका पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब हम समझेंगे कि आपका स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। तो यह नियम भी बहुत ही सिंपल नियम है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखेंगे जैसा कि यहाँ शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम, यानी इसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ है उसे हम किसी भी विधि से किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, लेकिन जिसके जो अवयवी कण होंगे, अवयवी तत्व होंगे, उनका जो भारात्मक अनुपात होगा वह स्थिर रहेगा। यानी किसी पदार्थ को किसी भी स्रोत किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें भाग लेने वाले तत्वों का या जो भी कण हैं उनका भारात्मक अनुपात स्थिर रहता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब हम जल को चाहे तो समुद्र से प्राप्त करें, चाहे कुएं से प्राप्त करें, चाहे नल से प्राप्त करें, चाहे वर्षा से प्राप्त करें, यानी चाहे नदी का जल हो, किसी भी स्रोत से जल हो, जल का सूत्र हमेशा H2O रहेगा। और इसका भारात्मक अनुपात, जैसे यहाँ पे H के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1, तो अब इसका निकालें, 1 H का परमाणु भार 1 और 2 H का हुआ 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब इसका निकालेंगे सिंपल रेशियो, तो 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, यानी 1:8। यानी जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा, जो कि स्थिर है। यानी किसी भी यौगिक को, किसी भी पदार्थ को, चाहे किसी भी स्रोत से चाहे किसी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें भाग लेने वाले तत्वों का भारात्मक अनुपात स्थिर होता है। यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। तो ये दोनों नियम
आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में अगले जो 3 नियम हैं, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलू-शेफ का आयतन संबंधी नियम। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।